नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा EIA नोटिफिकेशन 2020 के बारे में और जानेंगे इससे जुड़े हुए क्या कंसर्न्स हैं। ये लेक्चर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और दूसरा, हम किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से या पब्लिक डोमेन में अवेलेबल जो भी मटेरियल है वहाँ से ली गई है। तो चलिए जानते हैं कि ये एक्चुअली में पूरा मामला है क्या। The government has put up for public consideration and comment the draft Environment Impact Assessment EIA Notification 2020, which if put into force will replace the EIA Notification 2006 for all future projects। जो पुराना 2006 का नोटिफिकेशन है उसको रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट ने नया ड्राफ्ट लाया है। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो वो 2006 वाले को रिप्लेस कर देगा। इससे पहले फर्स्ट टाइम ये नोटिफिकेशन 1994 में आया था। दिस इज बैक्ड अप बाय एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ 1986। इसको ध्यान में रखिएगा, किससे बैक्ड अप है ये? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ से बैक्ड अप है ये नोटिफिकेशन। और एक चीज इसमें और है कि इस नोटिफिकेशन में जो लेटेस्ट ड्राफ्ट है उसके अंदर डाइक का प्रोविजन दिया गया है। डाइक क्या है? डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल एक्सपर्ट असेसमेंट कमिटी। इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? इस डाइक को कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? स्टेट लेवल पर इसको कॉन्स्टिट्यूट करने की जिम्मेदारी होगी स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की, और यूनियन टेरिटरी पर इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे यूनियन टेरिटरी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। इनकी जिम्मेदारी होगी क्या बनाने की? डाइक बनाने की। ये प्रोविजन भी इस नोटिफिकेशन के अंडर है। दूसरा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से जुड़ी हुई दूसरी खबर ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज एग्जेम्प्टेड बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम EIA टिल 30th सितंबर 2020 तक। जो बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, उनको EIA की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी ड्रग्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उनको कैटेगरी B2 के अंदर डाल दिया गया है। कैटेगरी B2। देखिए, EIA नोटिफिकेशन की 3 कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। EIA नोटिफिकेशन की 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी A, इसमें कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं? जो कि अप्रेज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री होते हैं। कैटेगरी बी के अंदर प्रोजेक्ट्स अप्रेज्ड बाय स्टेट मिनिस्ट्री होते हैं। और कैटेगरी B2, इसके अंदर वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि एग्जम्प्टेड होते हैं, जो एग्जम्प्टेड होते हैं EIA नोटिफिकेशन से। तो ध्यान रखिएगा, 3 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी B2। तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी A, B एंड B2। देखते हैं वर्किंग ऑफ EIA है क्या, EIA किस तरीके से काम करता है। EIA process scrutinize the potential environmental impact and negative externalities of proposed projects before ground is broken and determines whether it can be carried out in the form proposed or whether it is to be abandoned or modified। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उनकी गुणवत्ता जांची जाती है कि या और उनका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होगा। इन सब की जो जांच है, इन सब के ऊपर जो असेसमेंट है वो कौन करता है? EIA करता है, यानी कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करती है। ठीक है, वो ये असेस करते हैं कि क्या जो भी प्रोजेक्ट्स आपने प्रपोज करे हैं वो प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं करते हैं। जिस फॉर्म में वो प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हो, जिस फॉर्म में आप उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहते हो, कहीं उस फॉर्म में वो प्रोजेक्ट्स एनवायरनमेंट को हार्म तो नहीं करते हैं, कहीं उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं है, या उन्हें पूरे तरीके से बंद करने की ज़रूरत तो नहीं है। इन सब के साथ कौन डील करता है? EIA डील करता है। EIA कैसे डील करता है? EIA कॉन्स्टिट्यूट करता है एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी EAC बनाता है, जिसके अंदर कौन होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं। वो EIA के स्कोप को अपनी स्टडी में लेते हैं, EIA के स्कोप को फ्रेम करते हैं और वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, लास्ट स्लाइड में जहाँ पर मैंने ये डाइक बताया था, ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है, ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है, ये असेसमेंट कमिटी नहीं है।
उसके बाद द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एंड पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, यानी कि पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, उस प्रोजेक्ट के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उनसे कंसल्ट करा जाता है, उनकी राय ली जाती है और उसके लिए उन लोगों को 30 दिन का समय दिया जाता है. Where objections can be heard including from project affected people, the EAC can then make a final appraisal for the project and forward that to the regulatory authority which is the Ministry of Environment and Forest. EAC की रिपोर्ट उसके बाद किसको जाती है, ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट को जाती है, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है और ऑर्डिनरली ऑब्लाइज्ड टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ EAC. उसको EAC के डिसीजन मानने होते हैं, वो ऑब्लाइज्ड होती है उसके डिसीजन मानने के लिए. तो यहाँ पर समझते हैं क्या होता है. EIA होता है, EIA एक कमिटी बनाता है जिसे बोला जाता है EAC. EAC अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देती है, उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के ऊपर EIA पब्लिक ओपिनियन लेता है, पब्लिक कंसल्टेशन लेता है और फिर एक फाइनल रिपोर्ट देता है. वो फाइनल रिपोर्ट किसके पास जाती है, वो फाइनल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के पास जाती है, जिसको कि उस रिपोर्ट को मानना बाध्य है. अब देखने वाली बात यह है कि इस नोटिफिकेशन में चेंज क्या है, इस सारी चीजों के अंदर न्यू चेंजेस क्या आए हैं. ब्लो टू द EIA रिजीम, इसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है, सबसे बड़ा जो चेंज है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस रूट. इसका मतलब क्या है कि आप प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए, वर्किंग आप शुरू कर दीजिए, प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए और आप उसका अप्रूवल बाद में लीजिए. ठीक है, अप्रूवल उसका बाद में आप लेते रहिए. तो अब इससे होगा क्या, बाद में आपके ऊपर एक फाइन लगा के आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, ये एक बहुत बड़ा ब्लो है EIA के लिए. तो अब हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है आप ये देख सकते हैं. ये एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस जो है, पहले क्या होता था, पहले आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती थी सारी EIA के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की क्लियरेंस आपको लेनी पड़ती थी. लेकिन अब क्या होगा, अब आप अपना काम शुरू कर दीजिए, जब आपका मन करे जब आप क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए. फिर क्या होगा, अगर कोई कमी होगी तो मिनिस्ट्री कोई छोटा मोटा फाइन लगाकर आपके प्रोजेक्ट को मंजूरी आगे दे देगी. ठीक है, एक चीज तो इसमें ये है. दूसरा क्या है, शॉर्टन्स टाइम फॉर पब्लिक टू फर्निश रिस्पॉन्सेज ऑन द प्रोजेक्ट. जो मैंने आपको बताया गया था पब्लिक कंसल्टेशन होती है, उसके लिए 30 दिन के समय को घटाकर 20 दिन का कर दिया गया है. उसके बाद क्या था, EIA notification halves the frequency of reporting requirements from every 6 months to once a year. पहले क्या होता था, प्रोजेक्ट होने के बाद, प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद हर 6 मंथ, इन एवरी 6 मंथ्स जो भी उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते, जिसका भी वो प्रोजेक्ट होता था, उनको एक कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी. ये बताना होता था कि क्या वो सारे के सारे मापदंडों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये रिपोर्ट उनको हर 6 महीने में सबमिट करनी होती थी. अब इस रिपोर्ट का टाइम बढ़ाकर 6 महीने से 1 साल कर दिया गया है. अब वो 1 साल में ये रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं. उसके बाद जो लास्ट चीज है, जो अदर जो मेजर कंसर्न है, वो है strategic considerations. इसमें क्या है, a vague new category of projects involving other strategic consideration will also now be free from public consultation requirements. इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने एक कैटेगरी जोड़ी है जिसको बोला गया है strategic consideration. strategic कैटेगरी इन्होंने जोड़ी है, ठीक है, और वो पब्लिक कंसल्टेशन उसके ऊपर नहीं करी जा सकती, वो फ्री फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन होगी. लेकिन अब इसमें जो फ्लॉ है वो ये है कि स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन की कोई डेफिनेशन नहीं है. किस प्रोजेक्ट को आप स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट कंसीडर करेंगे, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. क्या वो डिफेंस के प्रोजेक्ट होंगे, क्या वो यूनियन मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट होंगे, क्या वो स्टेट मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट होंगे, क्या वो इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे, क्या वो बिजली पावर प्लांट प्रोजेक्ट होंगे, माइनिंग होंगे, क्या होंगे, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है. एक वेग कैटेगरी इसके अंदर डाल दी गई है. तो ये सारा मुद्दा था जो कि चल रहा है EIA नोटिफिकेशन को लेकर. तो ये एनवायरनमेंट का करंट अफेयर का आपका पार्ट बन जाता है. इसके अंदर जो जानने वाली चीज है, आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं, वो है EAC क्या होता है, EIA क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है, और चेंजेस क्या क्या आए हैं. ये चेंजेस आप लोगों ने ध्यान रखने जरूरी हैं. जो प्रीवियस 2006 की नोटिफिकेशन से 2020 की नोटिफिकेशन में जो चेंजेस हैं वो आपने ध्यान में रखने बहुत जरूरी हैं. चलिए, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. आप हमें और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहिए. ठीक है, अगर आप मेरे से कुछ पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप मेरे को इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं.
अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट पर अवेलेबल कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर या इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।